Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, पर्यावरण के मॉडल टेस्ट की शुरुआत की है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर इसका फर्स्ट आज से आरंभ किया है। देखिए, मैंने पहले कह दिया था कि आपके रोज़ाना 2 टेस्ट आएंगे। कल किसी वजह से कोई भी टेस्ट नहीं डाल पाया, लेकिन 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से आपके रोज़ाना 2 टेस्ट आ रहे थे। और आज भी शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 58 डाल दिया है। उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आज से पर्यावरण का ये प्रथम टेस्ट है रेगुलर। कल आपके एसएसटी का टेस्ट भी आ जाएगा, संस्कृत के टेस्ट वापस रेगुलर ही मिलेंगे आपको, सभी चीज़ों के टेस्ट। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम की निश्चित रूप से अगर तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है आपके, नशाखोरी का दुष्परिणाम नहीं है। पहला देखिए विकल्प, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आर्थिक ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है नशाखोरी का दुष्परिणाम इनमें से कौन सा नहीं होगा। साथियों देखिएगा, जो प्रथम विकल्प कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लगातार नशा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। आर्थिक ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक दुष्परिणाम है। लगातार नशा करेगा तो नशा करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो जो पैसे दूसरी जगह अच्छी जगह लग सकते थे उनको व्यक्ति अपने नशे के लिए यूज करने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो आर्थिक ऋणग्रस्तता की ओर बढ़ता जाता है। तो ये भी दुष्परिणाम है, ये भी दुष्परिणाम है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, ये भी बिल्कुल नशाखोरी का दुष्परिणाम है। देखा होगा आपने, जो नशा अत्यधिक या नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, लगातार नशा करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामाजिक मान सम्मान में बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है। ये तीनों तो नशाखोरी के दुष्परिणाम है, लेकिन जो चौथा विकल्प है साथियों, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, कार्य क्षमता तो घटती है नशाखोरी से। इसलिए जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 1 में। क्लियर है सभी के? आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेंजड़ली मेला और माघ मेला। यहाँ पर देखिए, बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर में लगता है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है, ये राजस्थान से संबंधित है। खेंजड़ली मेला राजस्थान के जोधपुर में लगता है, तो ये भी राजस्थान से संबंधित है। लेकिन जो माघ मेला है साथियों, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्रयाग में लगता है, यूपी में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में जो है उसमें चौथा विकल्प सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध। बिल्कुल जो नवीनतम सिलेबस है उसी पर आधारित पेपर बनाए जाएंगे। बिल्कुल नवीनतम सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपडेट किया है उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाए जाएंगे आपके। देखिए, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह की बात करें तो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के साथ साथ में ये हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है साथियों। याद रखना है इस फैक्ट को अच्छी तरह से। एग्ज़ाम में नया टॉपिक आपके शामिल किया है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन है, झामरकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिंक के लिए और यूरेनियम के लिए। तो झामरकोटड़ा जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में पड़ता है साथियों ये स्थान। ये जो खदान है झामरकोटड़ा, ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए ये प्रसिद्ध है। सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं मित्रों। 5वां क्वेश्चन है आपके, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है, चोमू में स्थित है, आभानेरी में स्थित है और मंडोर में स्थित है। 5वें क्वेश्चन का सही विकल्प कौन सा होगा बताइएगा। सोच समझ का आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए
चांद बावड़ी राजस्थान में जो आभानेरी नामक स्थान है जो कि दौसा जिला में पड़ता है। कौन से जिले में? दौसा जिला में पड़ता है, वहाँ पर ये स्थित है। थर्ड विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। कमेंट करके जाइए चौमोर मंडोर स्थान कौन से जिले में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है आपके, पिसीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन ही पिसीकल्चर है, मछली पालन पिसीकल्चर है, मुर्गी पालन पिसीकल्चर है या उपयुक्त सभी? तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प कौन सा होगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। क्या होता है? मछली पालन। जब हम किसी स्थान पे गड्ढा खोद करके जब टैंक का निर्माण वहाँ पे किया जाता है और उसमें मछली उत्पादन का कार्य किया जाएगा तो उसको ही हम कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहा जाएगा उसको? पिसीकल्चर कहा जाएगा। आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न संख्या 6 में वही पिसीकल्चर का सही संकेत है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, पर्वतारोही काला चश्मा उपयोग में लेते हैं क्योंकि यह बर्फ से उनकी सुरक्षा करता है, धुएं से उनको बचाता है, सूर्य की किरणों से बचाता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का चयन करो। देखिएगा बहुत ही सोचने समझने के लायक क्वेश्चन है क्योंकि आप इनमें से कोई नहीं पे तो जाओगे नहीं। अब यहाँ प्रथम, दूसरा और तीसरा इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है सूर्य की किरणों से बचाता है, क्योंकि यहाँ पर यूँ है कि पर्वतारोही काला ही चश्मा पहनने की बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन होता पर्वतारोही चश्मा उपयोग में लेते हैं क्योंकि, तो फिर वहाँ पर कोई से भी कलर का हो सकता था। लेकिन काला चश्मा किससे सुरक्षा करता है? धूप से। किससे सुरक्षा करता है साथियों? धूप से सुरक्षा करता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणों से बचाता है जो विकल्प है वही 101% 7वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह है, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और डिप्थीरिया। तो यहाँ पर ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक रोग तो संक्रामक है और 3 रोग यहाँ पर असंक्रामक है। तो जो संक्रामक है उसका चुनाव कीजिएगा 8वें क्वेश्चन में। बताइए राइट आंसर। देखिए मधुमेह है, ये एक असंक्रामक रोग है। हृदयघात जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं ये भी असंक्रामक रोग है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है ये भी असंक्रामक रोग है। लेकिन साथियों ये जो डिप्थीरिया नामक रोग है ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। संक्रामक रोग, इसमें डिप्थीरिया में क्या होता है, ये नाक और गले में होने वाला रोग है। ठीक है, गले में एक मोटी सी झिल्ली जम जाती है जिससे श्वास लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम या समस्या आने लगती है, तो साथियों उसको ही कहा जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का आसानी से इलाज उपलब्ध है। लगभग यूँ मान लीजिए कि इसका टीका लग जाने के बाद ये रोग रुक जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 3 जून 1963, 3 जून 1962, 3 जून 1961 और 3 जून 1960। तो साथियों राजस्थान लघु उद्योग निगम का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 1961 को। जबकि आपको बताना है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैं ही आपको बता देता हूँ। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना सन 1955 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों ये, यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है 9वें क्वेश्चन में वो ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रश्न संख्या 10 पर। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1920 में आरंभ किया गया, 1856 में आरंभ किया गया, 1995 में आरंभ किया गया और 1959 में आरंभ किया गया। तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1995 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1995 में। तो साथियों यहाँ पर जो ये टारगेट रखा गया कि 5 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हर साल पल्स पोलियो की 2 खुराक जरूर दी जाए
और ये ओरल वैक्सीन थी, मतलब मुंह के माध्यम से इस दवा को दिया जाता था। यहाँ थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो साथियों आपके 11वां क्वेश्चन है, पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं। विकल्पों को देखिएगा। बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए करते हैं, बर्फ पर गड्ढा करने के लिए जूतों का प्रयोग करते हैं, कीलों वाली जूतों का, ठीक है, बर्फ पर फिसलने के लिए या फिर रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। तो जो पर्वतारोही है वो नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग किस लिए करते हैं साथियों? 11वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करो। देखिए इसका राइट आंसर है बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए ही जो पर्वतारोही होते हैं वो नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं, न कि गड्ढा बनाने के लिए, फिसलने के लिए, चिन्ह बनाने के लिए नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 11 में। आगे प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है साथियों, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हीकल महोदय ने, हम्बोल्ट ने, टेंसले ने और ओडम ने। तो ये जो पारितंत्र शब्द है इसका गठन टेंसले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा ही पारितंत्र शब्द के बारे में बताया गया था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 12 में। आगे प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़ का, परचित्र का, पिछवाई का और पाने का। तो ये जो 4 विकल्प है इनमें से उस विकल्प का चुनाव करो जिसका चित्रण कपड़े पर नहीं होता है। तो 13वें क्वेश्चन में देखिए, फड़ का चित्रण, परचित्र का चित्रण, पिछवाई का चित्रण, तीनों का चित्रण तो कपड़े पर किया जाता है, लेकिन जो पाने होते हैं साथियों इसका चित्रण कपड़े पर न करके कागज पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कागज पर। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो साथियों 14वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? समुद्र तल का ऊपर उठना, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, आंधी तूफान बार बार आना। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का नाम सभी ने सुन रखा होगा। जो हानिकारक गैसें होती है उनसे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। मतलब सीधा सा ये है, जो वैश्विक तापमान है, वैश्विक उष्णन तापमान है, उसमें वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण समुद्र तल का ऊपर उठना, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, आंधी तूफान का बार बार आना, क्योंकि मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है। लेकिन जो कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी है ये कोई ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। ये तो साथियों ये अलग अलग प्रकार की कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतियाँ चली है उनका परिणाम है। सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। देखिएगा सर्वाधिक चमकीला ग्रह सौर मंडल का बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पर अब कहोगे कि सर सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो सूर्य है, लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए सूर्य सर्वाधिक चमकीला ग्रह नहीं है, बल्कि सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सौर मंडल में सूर्य तो एक तारा है। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है शुक्र, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसको आप पृथ्वी से बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है। इसको प्रथम विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। 16वां क्वेश्चन है आपके, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 जून को, 16 सितंबर को और 21 मार्च को। तो साथियों जो मैंने डेटें लिखी है यहाँ पर ये सभी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। तो यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस की आपसे पूछा है कि ये कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्षीय पूरे विश्व में 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार
और आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो पर्यावरण शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो सभी के लिए एक समान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बच्चों की आयु है और उनका जो शैक्षिक स्तर है इसके अनुसार पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। फोर्थ विकल्प आपके सही है साथियों 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर आते हैं। तो आपके 18वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? पाठ योजना को, शैक्षिक भ्रमण को, गृह कार्य को और कक्षा शिक्षण को। 18वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो देखिए 18वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपका शैक्षिक भ्रमण। पर्यावरण शिक्षण को सुगम आप यदि बनाना चाहते हो तो सबसे अधिक महत्व शैक्षिक भ्रमण को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शैक्षिक भ्रमण होता है इसमें बालक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से उस चीज़ को सीखता है। कैसे सीखता है? प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से। सेकंड विकल्प 18वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर आते हैं। तो आपके पृष्ठ संख्या 19 है, पर्यावरण के संबंध में असत्य कथन है। जीवों के चारों ओर वस्तुएं पर्यावरण बनाती है। जैविक एवं अजैव पर्यावरण के मुख्य घटक है। पर्यावरण में ऊर्जा के अक्षय भंडार है और पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो साथियों 19वें क्वेश्चन में पर्यावरण के संबंध में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए जो पहला कथन है, जो दूसरा कथन है, जो तीसरा कथन है, ये तो पर्यावरण के संबंध में सत्य कथन है, लेकिन जो चौथा कथन है ये पर्यावरण के बारे में असत्य कथन है, क्योंकि पर्यावरण अपरिवर्तित नहीं होता है, पर्यावरण भी परिवर्तित होता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 19 में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके पहले शिक्षण वीडियो का जो टेस्ट डाला है वो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। डाउट है अगर आपको क्वेश्चन में तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो आपके 15+ क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करके जाइए। तो चलिए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, किसी छात्र का फेल हो जाना दर्शाता है अपव्यय की समस्या, अवरोधन की समस्या, अस्पष्टता की समस्या, दोषपूर्ण शिक्षा की समस्या। तो साथियों 2 प्रकार की समस्या आप सभी ने पढ़ रखी होगी, एक तो अपव्यय की समस्या और एक अवरोधन की समस्या। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। देखिए अगर छात्र एक ही कक्षा में डबल बार पढ़ता है या मतलब फेल हो जाता है किसी कक्षा में तो वो कहलाता है अवरोधन की समस्या, जबकि अगर छात्र बीच सत्र से ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाता है तो वो कहलाता है अपव्यय की समस्या। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। 20 ही क्वेश्चन ला रहा हूँ जब तक आपके जो रीट के फॉर्म रीओपन नहीं हो जाते, और बहुत जल्द वो फॉर्म भी रीओपन होने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको रेगुलर पूरे टेस्ट पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।